हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स रिलीजन क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत मैंने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री से की थी, जिसके 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और अभी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसके 1 पार्ट को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंग्लिश मीडियम से। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू ऑल नो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 3 का जो नाम है वो है इन द अर्लीस्ट सिटीज, राइट। हिंदी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया है आरंभिक नगर। इस चैप्टर में ओवरऑल 15 टॉपिक्स हमें कवर करना है, इंक्लूडिंग सब टॉपिक्स, और इसके अलावा कुछ इमेजेस हैं जिनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, डोंट वरी, कुछ भी चीज़ें मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर किया है, तो आज हम लोग देखते हैं जहाँ से शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक नंबर 8। ठीक है, चलिए। आज स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विद द ट्रेन, यहाँ तक हम लोगों ने ऑलरेडी फिनिश कर लिया था। ठीक है, ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, यानी शहर में जो न्यू क्राफ्ट थे उससे रिलेटेड चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। ओके, तो जो हड़प्पन सिटीज़ हैं, हड़प्पन सिटीज़ से क्या मतलब है यहाँ पे कि जितने भी सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में, जितने भी सिटीज़ को फाइंड आउट किया गया है उन सब सिटीज़ को या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ कहा जाता है या फिर हड़प्पन सिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो जो ऑब्जेक्ट मिले हैं, जो ऑब्जेक्ट पाए गए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो चीज़ों को पता लगाते हैं, तो वो क्या, उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिली जो या तो स्टोन से बनी हुई थी, या शेल से बनी हुई थी, या फिर मेटल से। तो मेटल की जहाँ तक बात है तो मेटल में 4 मेटल का यहाँ पर खास जिक्र है, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, गोल्ड का एंड सिल्वर का। ओके, तो जो पॉइंट नंबर 3 है वहाँ पर बताया जा रहा है कॉपर एंड ब्रॉन्ज के बारे में कि इसका इस्तेमाल टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स वगैरह बनाने में होता था। ठीक है, टूल्स मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, उससे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। वेपन्स में जैसे हथियार हो गया, ठीक है, या फिर ऑर्नामेंट्स में जैसे ज्वेलरी वगैरह, और वेसल्स का मतलब है कि कुछ चीज़ों को जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन की तरह वो कॉपर और ब्रॉन्ज का वो लोग बनाते थे। पॉइंट नंबर 4 में गोल्ड एंड सिल्वर को सेपरेट बताया गया है कि इसका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स बनाने में किया जाता था। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद जो जितने भी फाइंड आउट हुए हैं, चीज़ों का जो पता लगाया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फाइंड्स क्या हैं, बीड्स हैं, वेट्स हैं एंड ब्लेड्स हैं। लेट मी शो यू दिस बीड्स, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है ये बीड्स है, और ये स्टोन वेट्स है यहाँ ऊपर में वाइट कलर का। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ये स्टोन ब्लेड है। ठीक है, जैसे चाकू आपने इस्तेमाल किया है ना, तो चाकू में एक जो नाइफ है, चाकू है, उसका एक तरफ जो सिरा होता है वो थोड़ा सा चौड़ा सा होता है, लेकिन दूसरा तरफ बहुत पतला सा बारीक सा होता है, जो किसी भी चीज़ को आप कट कर सकते हैं, फल सब्जी वगैरह जो आप काटते हैं। तो उस तरह से ये ब्लेड्स बनाए जाते थे, और ये पत्थर के बनाए जाते थे, और इनको बहुत सही तरीके से और ध्यान से इसको कट किया जाता था ताकि वो प्रॉपर शेप में आ सके। ठीक है, तो ये स्टोन वेट्स, बीड्स और स्टोन ब्लेड्स यहाँ पर है। तो इन चीज़ों को हमने देखा यहाँ पे, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट नंबर 5 में कि परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। जो हड़प्पन लोग थे, यानी हड़प्पा के शहरों में जो रहने वाले लोग थे, तो उनको हड़प्पन कहा जा रहा है। जैसे इंडिया के रहने वालों को इंडियन, पाकिस्तान के रहने वालों को पाकिस्तानी, उस तरह से हड़प्पा के शहर में जो लोग रहते थे उनको हड़प्पन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर से सील वगैरह भी बनाते थे। ठीक है, और वो सील किस तरह का सील होता था, वो एक, अगर मैथमेटिकल शेप की बात करें तो वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप में होता था। ठीक है, और यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और वो सील वो जो बनाते थे, उस सील में वो क्या करते थे, किसी भी तरह के कोई भी जानवर को भी वो कार्व्ड आउट करते थे, मतलब उसको उकेरा जाता था, उसको बनाया जाता था उसी पत्थर पे। ठीक है, जो उनका सील होता था। लेट मी शो यू द एग्जैक्ट इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें, ये हड़प्पन सील का एग्जाम्पल है। ठीक है,
जहाँ पर ऊपर में कुछ लिखा हुआ है वो उस वक्त की जो लैंग्वेज चलती थी उसके हिसाब से लिखा गया है वहाँ पे, और नीचे में कुछ एनिमल, एक एनिमल यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हड़प्पन सील है, ठीक है। चलें, पॉइंट नंबर 7 है द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइंस विच वी सॉ ऑन चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था ना, एक छोटा सा घड़ा जैसा बना हुआ था और मतलब मिट्टी का वो बना हुआ था और इस पर ब्लैक कलर का कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि हड़प्पन क्या थे, वो उस तरह का पॉट भी बनाते थे और बहुत ही खूबसूरत ब्लैक तरह का डिज़ाइन भी उसमें करते थे। पॉइंट नंबर 8, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन यानी रुई जो था वो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि 7000 साल पहले की बात हो रही है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो काफ़ी सारे शहर अलग अलग मिले थे, तो उसमें से एक मेहरगढ़ का भी है। तो मेहरगढ़ नाम का जो शहर था वहाँ पर तकरीबन 7000 साल पहले कॉटन उगाया जाता था। तो इसकी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। जो इसका पॉइंट नंबर 9 है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है that actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at मोहनजोदारो, ठीक है। यानी मोहनजोदारो से क्या हुआ कि कपड़े के टुकड़ों के जो बचे हुए हिस्से थे वो जो है चांदी के एक फूलदान के ढक्कन या फिर कुछ दूसरे तांबे की जो चीज़ बनी हुई थी उससे चिपके हुए मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। Archaeologists have also found spindle holes made of terracotta and faience. These were used to spin threads. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको क्या हुआ, वहाँ पर पक्की मिट्टी और फायन से बनी जो है तकलियाँ मिली हैं जो सूत कताई का मतलब इशारा करती हैं। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड्स, ठीक है। जो आपने देखा भी होगा कि अगर कभी आपने टेलर के दुकान पे या टेलर का जो मशीन होता है उसको देखा होगा, तो एक छोटी सी एक बनी होती है स्टील की जिस पर वो धागा लपेटते हैं, और धागा के लिए अलग से भी एक होता है, कागज़ का बना होता है सिलेंड्रिकल शेप में और उसमें धागा लपेटा हुआ होता है। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें उनको वहाँ पर मिली हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फायर। तो टेराकोटा यहाँ पर जो है ये हम लोगों ने पहले भी देखा है, टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, ठीक है। और फायंस को अभी हम लोग देखेंगे। जो इतनी सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, तो अब सवाल ये है कि इसे किसने बनाया है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 11 में बताया जा रहा है कि मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। तो जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की गई थी, जो मिला है वो स्पेशलिस्ट का काम था, ठीक है। और स्पेशलिस्ट कहते किसको हैं? स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है हु इज ट्रेन्ड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, यानी एक ऐसा इंसान जो किसी खास काम को अच्छे से करना जानता हो, वो उसमें अच्छा हुनर रखता हो करने का, उसको वो कहते हैं वो स्पेशलिस्ट है उस काम में। मिसाल के तौर पे स्टोन को कट करना या फिर बीड्स को पॉलिश करना या सील्स पे कार्विंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन का एग्जांपल दिया जा रहा है। लुक एट द इलस्ट्रेशन अबाउट स्टोन स्टैचू एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट्स पर्सन। लेट मी शो यू दैट इमेज। तो यहाँ पर पहले आप समझ लें, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इलस्ट्रेशन के बारे में बात हो रही है, जो एग्जाम्पल दिया जाएगा अभी, जो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, तो वो एक स्टोन स्टैचू है, ठीक है, जिसमें आप देखें कि उसका फेस कितने अच्छे तरीके से कार्व्ड आउट किया गया है, बनाया गया है, जबकि वो पत्थर का है, ठीक है। और उसके बियर्ड पे ना एक बेहतरीन तरीके से जो डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो काम था ये किसी आम इंसान का नहीं हो सकता, ये किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ही काम है। ये देखें, इस इमेज की बात हो रही है। ये जो पत्थर की मूर्ति जो दाईं तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। और ये कहाँ मिला था? ये मोहनजोदाड़ो में मिला था। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके बदन पे जो कपड़ों का जो नक्शा बनाया गया है वो एक तरह से एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट को शो करता है यहाँ पे। ओके, चलिए, तो यही बात हो रही है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 13 है नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। जाहिर सी बात है, हर इंसान हर चीज़ में माहिर तो नहीं हो सकता, तो हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। फिर एक बात ये बताया जा रहा है कि हमें ये अभी तक एग्जैक्ट नहीं पता है कि सिर्फ मर्द स्पेशलिस्ट थे या औरतें भी, लेकिन कुछ ऐसा भी अंदाज़ा लगाया था कि शायद ये हो सकता है कि किसी चीज़ में औरतें स्पेशलिस्ट होंगी और किसी चीज़ में किसी काम में मर्द स्पेशलिस्ट होंगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। स्टोन वेट्स हम लोगों ने सिर्फ देखा था, थोड़ा सा भी पढ़ भी लेता हूँ इसके बारे में। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। ये जो आप देख सकते हैं, जैसे अगर आपने लूडो का भी खेला है तो लूडो का जो पासा होता है तो मैक्सिमम वो क्यूबिकल शेप में, क्यूब के शेप में होता है, ठीक है, जिस पे आप नंबर लिखा हुआ देखते हैं 1 2 3 4 5 6।
तो ये उसी के शेप में यहाँ पर दिख रहा है। दिस वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। का पत्थर होता है जिसको चर्ट का नाम दिया गया है, तो ये उससे बनाया जाता था और इसका इस्तेमाल किसी दूसरे प्रीशियस स्टोन, किसी दूसरे कीमती पत्थर को तौलने में, किसी दूसरे मेटल को वजन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब बीड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईयरिंग की तरह या फिर जो ये होता है ना गले के हार की तरह, ये उस तरह के शेप में दिख रहा है। तो इसको कैसे बनाया जाता था? एक बहुत ही खूबसूरत लाल कलर का एक पत्थर होता है जिसका नाम क्या था? कार्नेलियन। तो उस पत्थर से इसको बनाया जाता था। पहले उसको कट किया जाता था, फिर उसको शेप दिया जाता था, फिर पॉलिश किया जाता था और उसके बाद बहुत ही एहतियात से उसके बीच में सुराख किया जाता था, होल किया जाता था, ठीक है, ताकि उस सेंटर से वो स्ट्रिंग को, धागे को पास कर सकें। ये देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर इसको बना करके अरेंज किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोन ब्लेड्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, जो कि ये जो स्टोन स्टैचू है मोहनजोदारो मिला, इसे भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फायंस की बात करते हैं। टेराकोटा एंड फायंस का जिक्र था ना अभी यहाँ पर, ये देखें पॉइंट नंबर 10 में हम लोगों ने ये पढ़ा, टेराकोटा एंड फायंस। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की बात हो रही है और फायंस के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, unlike stone or shell, it also found naturally. Faience is a material that is artificially produced. और शेल यानी पत्थर और शंख जो होता है वो नेचुरली पाया जाता है। फायंस एक ऐसा मटेरियल है जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिफिशियली यानी ये मैन मेड होता है, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जाता है? एक गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। यानी पाउडर्ड क्वार्ट्ज, यानी एक क्वार्ट्ज जो जैसे क्वार्ट्ज है उसका पाउडर की शक्ल में उसको तब्दील कर दिया जाता है, या फिर बालू वगैरह उसको मिक्स करके गोंद का इस्तेमाल करके उसको एक ऑब्जेक्ट का शेप दिया जाता है। उससे क्या होता है कि वो उसका जो शेप का ये होता है, जो रिजल्ट आगे बन के आता है, बहुत ही ग्लेज्ड होता है, शाइनी होता है, चमकीला होता है और कांच के जैसा वो उसका सरफेस बनता है, ग्लासी सरफेस बनता है। और इसका जो कलर मैक्सिमम जो होता है वो 2 कलर में आता है, या तो ये ब्लू कलर में निकल कर आता है फाइनल जो प्रोडक्ट है, या सी ग्रीन में, ठीक है। फायंस का इस्तेमाल बीड्स वगैरह बनाने में, बीड्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, बैंगल्स वगैरह यानी चूड़ियाँ वगैरह बनाने में, ईयररिंग्स वगैरह, या फिर छोटे मोटे जो वेसल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, चीज़ों को स्टोर करने के लिए, उसमें फायंस का इस्तेमाल होता था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से न्यू टॉपिक शुरू होता है, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चे माल की खोज में, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. तो रॉ मटेरियल का सिंबल से मतलब आप ये समझिए कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका इस्तेमाल करके कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, तो वो उसका रॉ मटेरियल कहलाता है, ठीक है। जैसे कॉटन एक रॉ मटेरियल हो गया, कपड़ा क्योंकि उससे बनता है फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे। इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे फर्नीचर बन रहा है तो लकड़ी जो हुआ वो उसका रॉ मटेरियल हुआ, ठीक है। या फिर यहाँ पर ओर्स ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं, तो जैसे आयरन का ओर बॉक्साइट है, ठीक है। और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या तो ये फार्मर्स या हर्डर्स के जरिए भी प्रोड्यूस किया जाता है, वैसे ये नेचुरली भी अवेलेबल होता है। तो नेचुरली में एग्जांपल दिया गया है कौन कौन से रॉ मटेरियल अवेलेबल होते हैं, जैसे वुड हो गया यानी लकड़ी हो गया, ओर्स ऑफ मेटल, ये सब नेचुरली अवेलेबल हैं और कुछ प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मर्स या हर्डर्स के जरिए। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी इस चीज़ को क्या है सॉरी इस चीज़ को क्या है, प्रोसेस किया जाता है ताकि वो फाइनल जो है फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस कर सके। फिनिश्ड गुड्स मतलब अब वो चीज़ इस्तेमाल के लायक बन गई। तो मिसाल के तौर पर कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स इज अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ। मैंने अभी आपको बताया कि मिसाल के तौर पर आप कॉटन का एग्जांपल ले सकते हैं जो कि फार्मर के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है और वो एक रॉ मटेरियल है, उसके बाद प्रोसेस होकर कपड़े वगैरह बनते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, व्हाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट द हड़प्पन्स यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, मेनी आइटम्स सच एज कॉपर, tin, gold, silver and precious stones had to be brought from distant places. चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है कि वो हड़प्पन सिटीज़ में लोकली अवेलेबल थी, ठीक है, कुछ रॉ मटेरियल, लेकिन कुछ आइटम ऐसे थे जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या दूसरे प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ये जो है दूसरे इलाके से ये लोग मंगवाते थे यहाँ पे। The Hadappans probably got copper from present-day
राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। यानी जो हड़प्पन्स थे, हड़प्पा के जो रहने वाले लोग थे, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद वो जो कॉपर हासिल करते थे वो कहाँ से, अभी के वक्त में जो राजस्थान है वहाँ से, या फिर वेस्ट एशिया में एक कंट्री है ओमान, वहाँ से वो हासिल करते थे कॉपर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी टॉपिक का। टिन विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज may have been brought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। आप हिंदी में कांसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टिन को अगर कॉपर के साथ मिलाया जाता है तो ब्रॉन्ज यानी कांसा बनता है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रेजेंट डे जो अभी अफगानिस्तान और ईरान है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये वहाँ से मंगाया जाता होगा। ठीक है, वहाँ से ये मंगाया जाता था। गोल्ड की बात हो रही है पॉइंट नंबर 6 में। गोल्ड यानी सोना, गोल्ड कुड हैव come all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, Iran and Afghanistan। गोल्ड यानी सोना जो है वो अभी के वक्त में जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ से हासिल किया जाता था, और जो कीमती पत्थर है, प्रीशियस स्टोन्स है, वो कहाँ से, या तो अभी के वक्त में गुजरात स्टेट से, या ईरान कंट्री से, या अफगानिस्तान कंट्री से हासिल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आप टॉय कार्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो इमेज एनसीईआरटी में इन्होंने दिया है। टॉय कार्ट रिप्रेजेंटिंग गुड्स कैरी। ये जो इमेज है इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लोग कैसे इस तरह के व्हील के बने हुए और ऊपर में कुछ एक रखने की जगह होती थी, इसका कार्ट का इस्तेमाल करते थे। तभी उन्होंने इस तरह के टॉय कार्ट भी बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद एक सील यहाँ पर मिला है जो नीचे आप देख सकते हैं, सबसे नीचे में यहाँ पर जो इमेज है, तो इसमें आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग गुड्स कैरीड। इसमें कुछ एक इमेज आप देख सकते हैं, और उस इमेज में ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ है और उसके ऊपर सामान वगैरह रख के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर 2 इमेज दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फूड फॉर पीपल इन द सिटी। जो शहर में जो लोग रह रहे थे उनके लिए ग़ज़ा या उनके लिए भोजन से रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, while many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals। मैक्सिमम लोग जबकि शहर में रहते थे, उसके अलावा लेकिन कुछ लोग थे जो कंट्री साइड यानी गांव के तरफ वाले इलाके में रहते थे, फसल उगाते थे और जानवर वगैरह को वो पाला करते थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है, these farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities। क्या करते थे, फूड सप्लाई करते थे किनको, क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को। क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो दस्तकार होते थे। ठीक है, और जो स्क्राइब हैं जो लेखक थे, या फिर जो रूलर्स थे, जो हुक्मरान थे शहरों के, वहाँ पर वो चीज़ों को, खानों को, वो ग़ज़ा को सप्लाई करते थे। पॉइंट नंबर 3 है, वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पन्स ग्रीव व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सेसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। यानी जो बचे हुए हिस्से हैं, बची हुई चीज़ें जो मिली हैं पेड़ पौधों की, उनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है, हम ये जानते हैं उनकी वजह से कि हड़प्पन्स जो थे वो क्या क्या फसलें उगाते थे। हड़प्पन के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर वगैरह, धान, तिल और सरसों वगैरह वो उगाना जानते थे, वो ये सब चीज़ें उगाते थे। ठीक है, अ न्यू टूल, द प्लफ, was used to dig the earth for turning the soil and planting the seeds। एक नया तरह का टूल वो उन लोगों ने बनाया था जिसको हल कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में प्लफ कहते हैं, जिससे ज़मीन को क्या करता है, वो ज़मीन को ऐसे खोदा जाता है। ठीक है, ताकि उसमें बीज वगैरह डाला जा सके। कभी भी आप लोगों ने अगर फील्ड देखा है, खेत देखा है, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब बीज बोया जाता है तो उस हल का इस्तेमाल होता है। अभी कई जगहों पे हल की जगह पर ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रैक्टर में पीछे में लोहे की कुछ चीज़ें बनी होती हैं ऐसे नुकीली सी, और उससे ज़मीन को खोदा जाता है, फिर बीज बोया जाता है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 5 है, while real pluffs which were probably made of wood have not survived, toy models have been found। यानी जबकि जो रियल प्लफ है, जो असल वाला, जो असली जो हल था, असली जो प्लफ था, वो सर्वाइव नहीं कर पाया क्योंकि शायद वो लकड़ी का बना हुआ था। लेकिन जो टॉय मॉडल्स थे उसके, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का एक टॉय का शक्ल भी दिया था, जैसे हम लोगों ने वो देखा था ना, कार्ट का जो उन्होंने यहाँ पर शेप दिया है टॉय कार्ट का, तो इससे ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अगर उन्होंने ये इमेज बनाया है, बच्चों के खिलौने के शक्ल में बनाया है, दैट मीन्स रियल में, असल में भी वो यूज़ करते थे। राइट, उसी तरह से टॉय मॉडल्स भी मिला है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लफ रियल में भी वहाँ पर था और वो उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं टॉय प्लफ का।
पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. यानी चूंकि वो जो इस तरह का इलाका था जहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में बहुत अच्छी मात्रा में बारिश नहीं होती थी, तो इरिगेशन का यानी सिंचाई का भी कुछ बेहतर इंतजाम था वहाँ पर। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. यानी इसका ये मतलब था कि पानी को स्टोर किया जाता था और सप्लाई किया जाता था खेतों में जब पौधों को उगाने की बात होती थी, ठीक है, उनकी देखभाल के तहत, उसकी वजह से, ताकि वो फसल अच्छी हो पाए। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बुफेलो। वो गाय, भैंस, बकरियां, ठीक है, या फिर भेड़ वगैरह, ये सब वो पालते थे। पॉइंट नंबर 9 है वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। को बस्ती कहते हैं, तो बस्ती के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। पॉइंट नंबर 10 है however in the dry summer months large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 10 में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ड्राई समर का मंथ है, यानी जो सूखे महीने होते थे, वहाँ पर मवेशियों को जो है झुंड, मवेशी का जो झुंड होता था, उनको चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था, ठीक है, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, यानी घास वगैरह के लिए और पानी वगैरह के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 11 है दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो क्या करते थे, फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे अपने ग़िज़ा के लिए, अपने खाने के लिए, मछलियाँ पकड़ते थे और हंट करते थे वाइल्ड एनिमल्स, यानी जो जंगली जानवर थे उनका शिकार भी करते थे, जैसे द एंटीलोप, यानी इसको आप हिरन समझ सकते हैं कि उनका भी वो शिकार किया करते थे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। हाँ, यहाँ से न्यू टॉपिक है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन इन गुजरात, ठीक है, यानी गुजरात में जो हड़प्पन टाउन मिले हैं उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, इन द रन ऑफ कच्छ, वेयर देयर वाज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। है धोलावीरा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ही एक शहर मिला था। तो वो कहाँ पर मौजूद था, वो कच्छ का जो इलाका था, ठीक है, कच्छ के इलाके में खादिर बेट के किनारे धोलावीरा जो नगर था वो बसा हुआ था। और वहाँ पर क्या था, फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल, वहाँ पर साफ पानी मिलता था और ज़मीन फर्टाइल थी, यानी जरखेज थी, यानी उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ पर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज व्हिच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Dholavira was divided into 3 parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने के लायक है कि दूसरे हड़प्पन शहर में हम लोगों ने दो डिवीज़न पढ़ा था, ठीक है। साइटेडल आपको अगर याद होगा तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक हायर पोजीशन पे था और एक लोअर पोजीशन पे था, ठीक है, वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट, अगर आपको याद आ रहा होगा तो यहाँ पर धोलावीरा था, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट एक बहुत ही मैसिव स्टोन वॉल्स से वो घिरा हुआ था, ठीक है। और एंट्रेंस कहाँ से था, गेटवे से इसका एंट्रेंस होता था। पॉइंट नंबर 3 है देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। है कि वहाँ पर एक खुला मैदान भी था जहाँ पर पब्लिक का जो प्रोग्राम होता था, सार्वजनिक कार्यक्रम वगैरह वो आयोजित किए जाते होंगे, पब्लिक सेरेमनीज वहाँ पर होते होंगे, ये अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड। बड़े बड़े जो है लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट मिले हैं जिनको पत्थर में बनाया गया था, पत्थर में मतलब उकेरा गया था वो स्क्रिप्ट को, उसके लेटर्स को, हड़प्पन स्क्रिप्ट के लेटर्स को, ठीक है। और आगे बताया जा रहा है कि दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील्स। तो ये एक यूनिक फाइंड इसलिए था कि जनरली जो है, यानी आमतौर पर यही देखा गया था कि हड़प्पन का जो राइटिंग मिला है वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में मिला है, बड़े जगह पर नहीं, ठीक है, इसलिए ये यूनिक फाइंड में से एक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी टॉपिक का। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंबत।
लोथल है, यानी लोथल भी एक शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, राइट। तो ये कहाँ पर मौजूद था, ये जो गुजरात जो स्टेट है वहाँ पर साबरमती जो नदी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, वहाँ पर एक साबरमती नदी का जो ट्रिब्यूटरी नदी थी उसके पास में ये बसा हुआ था। कहाँ के इसके पास एक और चीज़ थी उसके नज़दीक में, गल्फ ऑफ खम्बर, ठीक है। और ये वो जगह थी वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। ये वो जगह थी जहाँ पर कीमती पत्थर बहुत आसानी से उनको मिल जाते थे रॉ मटेरियल के तौर पे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 8। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाने के लिए, चाहे वो स्टोन से बना रहे हो, शेल से बना रहे हो, या फिर मेटल से यानी पत्थर से, शंख से, या फिर धातु से, जो भी ऑब्जेक्ट वो बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था। पॉइंट नंबर 9 है देयर वाज आल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, यानी शहर में एक स्टोर हाउस भी था जहाँ पर लोग चीज़ों को जमा करके फर्दर फ्यूचर में यूज करने के मकसद से जमा करते थे। पॉइंट नंबर 10, मेनी सील्स एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। सील्स और सीलिंग्स मिले हैं जो स्टोर हाउस में मिले थे, ठीक है। अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, half-made beads, tools for bead making and finished beads have all been found here। यानी एक बिल्डिंग वहां पर मिली है, कि मैक्सिमम चांस है कि वो एक वर्कशॉप था, ठीक है, बीड्स वगैरह बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको कुछ कुछ टुकड़े जो मिले हैं, जैसे स्टोन के टुकड़े वहां पर मिले हैं, पत्थर के टुकड़े मिले हैं, और हाफ मेड बीड्स मिले हैं, यानी आधी अधूरी बीड्स मिली है वहां पे, ठीक है, और टूल्स वगैरह मिली है जो बीड बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, और कुछ कुछ बीड्स ऐसे भी मिले हैं जो बिल्कुल रेडी हैं, मतलब इस्तेमाल के लायक हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो जो बिल्डिंग है वो वर्कशॉप है। ओके, चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं ये डॉकयार्ड के बारे में। यानी बंदरगाह, आप उसको समझ सकते हैं, ये एक तरह से बंदरगाह है। दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ dockyard where boats and ships came in from sea and through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here। यानी ये वो जगह है जहाँ पर जो है बोट्स या शिप यानी पानी की जहाज़ें या छोटी जो नाव होती है वो समुद्र के रास्ते से यहाँ पर आती होगी या नदी के रास्ते से यहाँ पर आती होगी, और यहाँ पर सामान या तो लोड किया जाता होगा या फिर कहीं से अगर सामान आया है तो उसको वहाँ पर उतारा जाता होगा। तो ये जो डॉकयार्ड है लोथल में, इस चीज़ का ही यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है, जिसकी इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे वो है सील्स एंड सीलिंग्स का, ठीक है। मुहर और मुहरबंदी या मुद्रांकन कह सकते हैं इसको, सील्स एंड सीलिंग्स को। ओके, सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। यानी यहाँ पर जो मुहर की बात हो रही है, तो मुहर का इस्तेमाल सामान से भरे जो डब्बे होते थे या फिर थैले वगैरह होते थे उस पर निशान करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइड अ लेयर ऑफ वेट क्ले वॉज सप्लाइड ऑन द नॉट एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट। जब एक बैग तैयार हो गया और उसको क्लोज कर दिया गया, बांध दिया गया, ठीक है, तो फिर जो नॉट मतलब होता है वो जो गिट्ठा बंधाया, ठीक है, उस पर एक गीली मिट्टी वहां पर, मतलब वेट क्ले वहां पर, उस पर अ लेयर ऑफ वेट क्ले यानी गीली मिट्टी वहां पर अप्लाई की गई, एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट। और उसके बाद एक सील जो उनके पास था उसको उसमें ऐसे करके प्रेस कर दिया जाता था, ठीक है, ताकि उस सील का निशान उस मिट्टी में आ जाए। राइट साइड में जो इमेज यहाँ पर है ना, इस पर आप गौर से देख सकते हैं कि एक कुछ यहाँ पर सील यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर शेप में इतने हिस्से में कुछ आपको दिख रहा होगा, और ऊपर के हिस्से में भी इस जगह पर अगर आप गौर से देखेंगे इस चीज को तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है, द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग। यानी वो जो मुहर है, वो जो सीलिंग है, उसका जो इम्प्रेशन आता था उस वेट क्ले पे, गीली मिट्टी पर, उसको हम लोग सीलिंग कहते हैं, यानी मुहरबंदी या मुद्रांकन कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। इफ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली। वो जो उस पर मुहरबंदी हुआ था, अगर वो इंटैक्ट था, ठीक है, यानी अगर वो टूटा हुआ नहीं था, तो वन जो था, वन कुड बी श्योर, यानी जिनके पास वो सामान भेजा गया है वो बिल्कुल श्योर हो सकते थे कि जो सामान है वो बिल्कुल सेफली उनके पास पहुंचा है,
राइट। तो ये चीजें थी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसको कह सकते हैं, क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी शहर थे वो कैसे खत्म हुए, तो अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग कहना है। ठीक है, तो अभी हम लोग उतना ज़्यादा भी डीप में नहीं जाएंगे, अभी हल्का हल्का चीज़ों को जैसे जैसे दिया है एनसीईआरटी में, कोशिश करेंगे फिलहाल उस चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाएं। ठीक है, चलें। द मिस्ट्री ऑफ द एंड का यानी जो सिविलाइजेशन था उसका खात्मा का क्या रहस्य है, क्या मतलब राज था, तो उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। नंबर 1 में है अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज, यानी लगभग 3900 साल पहले की बात है कि वहाँ पर काफ़ी सारे बड़े चेंजेस देखने को मिले। जो लोग थे वो शहरों में रहना बंद कर चुके थे, स्टॉप्ड लिविंग इन मेनी ऑफ द सिटीज, कई शहरों में रहना बंद कर चुके थे। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स, यानी लिखना, ठीक है, मुहर और जो वजन था ये इस्तेमाल में अब नहीं रहा, अब यूज नहीं होता था ये। ठीक है, रॉ मटेरियल्स बॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, यानी दूर से जो दूसरी जगहों पे दूसरी जगह से या फिर दूर दराज के इलाकों से जो रॉ मटेरियल मंगाया जाता था अब वो बहुत रेयर हो चुका था, यानी बहुत कम मंगाया जाता था अब। In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the streets, the drainage system broke down, and new, less impressive houses were built even over the streets. मोहनजोदारो जो शहर था वहां पर गार्बेज जो है वो शहर मतलब स्ट्रीट पर यानी रोड पर ही बिखरा हुआ देखा जा सकता था, और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो टूट चुका था। और उस वक्त क्या था कि नए घर तो बन रहे थे लेकिन उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे। ठीक है, लेस इंप्रेसिव हाउसेस बन रहे थे, और कुछ जो थे वो सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर वहां पर देखने को मिल रहे थे, यानी सड़कों पर ही बना दिए गए थे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में एक सवाल है, व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, तो वी आर नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हुआ था, तो हम लोग पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि जो हमें एविडेंस मिले हैं वो सब एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, वो आपस में इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, तो वो हम लोग डिटेल्स में और जाएंगे बाद में। ठीक है, अभी बेसिक्स हम लोग पहले कवर करते हैं। तो 7 नंबर पॉइंट में है, सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, यानी कुछ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है उसमें से ये है कि कुछ स्कॉलर का कहना है कि जो नदी था वो पूरी तरह से सूख चुका था। अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, कि वहां पर जंगल जो थे वो पूरी तरह से मतलब खत्म हो गए थे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था। पॉइंट नंबर 8 में है, दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि फ्यूल वगैरह बनाने के लिए, यानी ईंट वगैरह पकाने के लिए, या फिर जो ईंट वगैरह पकाना होता था तो उसके लिए फ्यूल की जरूरत होती थी, यानी ईंधन की जरूरत पड़ती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, यानी इसके अलावा और ये भी वजह यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जानवर को चराया जाता था, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल, शीप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड, तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी ग्रीन कवर थे उसको वो खाकर खत्म कर दिए। ठीक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा। पॉइंट नंबर 10 में है, इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरिया ऐसे भी थे, कुछ इलाके ऐसे थे, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर बाढ़ वगैरह देखा गया था, बाढ़ वगैरह आया था। लेकिन 11 नंबर पॉइंट में है, बट नन ऑफ दीज रीजंस कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है कि जितना भी यहाँ पर रीजन बताया गया है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यही सब वजह रही है सारे शहर के खात्मे के लिए, सारे शहर इसी वजह से खत्म हुए हैं, ये कंफर्म नहीं बता सकता है ये। पॉइंट नंबर 12 है, फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, यानी अगर कहीं बाढ़ आया होगा, कहीं नदी अगर सूखा होगा तो किसी खास इलाके, पर्टिकुलर इलाके में ही ना, कि पूरे इलाके में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 13 है कि इसमें ये ऐसा अपीयर होता था कि जो रूलर्स थे, जो हुक्मरान थे, जो हुकूमत करते थे, उनका कंट्रोल खो चुका था। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर, लेकिन जो चेंजेस हुआ उसका असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 14 है, साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, अभी के वक्त में जो पाकिस्तान में जो इलाका है सिंध और वेस्ट पंजाब, वर अबैंडन्ड while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. पाकिस्तान में जो इलाका है सिंध और वेस्ट पंजाब का वो खाली हो चुका था। ठीक है, उसके अलावा आगे बताया जा रहा है कि कई लोग ऐसे थे जो नई जगह पर और स्मॉल सेटलमेंट यानी छोटी छोटी बस्तियों की तरफ मूव कर गए, ईस्ट की तरफ या साउथ की तरफ। ईस्ट यानी पूरब हो गया और साउथ यानी उत्तर हो गया।
ठीक है, तो ईस्ट या साउथ की तरफ वो मूव कर गए। पॉइंट नंबर 15 है द न्यू सिटीज इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, यानी वो जो वाकया हुआ था उसके लगभग 1400 साल के बाद नए शहर जो है इमर्ज होना शुरू हुए थे। ठीक है, लगभग 1400 साल के बाद नए नगरों का जो है विकास शुरू हुआ था, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 5 में और चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अभी तो ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, चलिए अभी एल्सवेयर शुरू होता है, इसमें हम लोग पहले इजिप्ट देखते हैं। ठीक है, इजिप्ट कहाँ पे है, तो ये जो मैप मैंने यहाँ पर सेट किया है इसमें आप देख सकते हैं। पहले तो आप राइट साइड वाला मैप देखें, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये इजिप्ट का हिस्सा है, और अब आप इजिप्ट का सेपरेट मैप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने आपके लिए इसलिए लगाया है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो ये एग्जैक्ट वहाँ पर नहीं दिया गया है, पर आपको आसानी हो, आपकी हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी भी थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी इससे, इस मकसद से मैंने यहाँ पर लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप में कहाँ पर इजिप्ट है, और इजिप्ट का जो इलाका है उसके अंदर नाइल रिवर वगैरह कहाँ पर है, क्योंकि अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइल रिवर यहाँ पर मेंशन है। चलें, तो एल्सवेयर इजिप्ट में जो पहला जो पॉइंट है, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज अ ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट द लैंड्स अलोंग द रिवर नाइल, यानी मैक्सिमम जो इजिप्ट था, ठीक है, वो बिल्कुल ही ड्राई डेजर्ट है। ठीक है, लेकिन जो इलाका था नाइल रिवर के आसपास, ऐसा मतलब सही था। ओके, इजिप्ट को आप मिस्र भी कहते होंगे, मतलब बहुत लोग इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं, तो दोनों उसका नाम एक ही जगह का नाम है। ठीक है, इजिप्ट भी और मिस्र भी। तो बाकी सब तो बिल्कुल रेगिस्तान था, लेकिन नाइल रिवर के आसपास वाली जमीन थोड़ी ठीक थी। ओके, ये इमेज को ना, इस मैप को ना आप अपने जहन में बिठा लें अच्छे से, आगे आपके लिए काम आएगा। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, लगभग 5000 साल पहले की बात है कि राजा ने वहां पर हुकूमत की थी। ठीक है, मिस्र पर। These kings sent armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber and precious stones. राजा थे, उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो आर्मी भेजते थे दूसरे लैंड्स पर, दूसरे की जमीन पे, दूसरे लोकेशंस पे, क्या हासिल करने के लिए? सोना, चांदी, आइवोरी कहते हैं हाथी दांत को, टिम्बर यानी लकड़ी वगैरह, या फिर प्रीशियस स्टोन्स यानी हीरे जवाहरात लाने के लिए वो अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजा करते थे। फिर आगे बताया जा रहा है पॉइंट नंबर 3 में, दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड। व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। वो लोग ह्यूज टॉम्ब्स भी बनाते थे जिसको पिरामिड कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बुक भी है, बहुत फेमस है, मतलब इस एग्जैक्ट ये टॉपिक जो अभी हम लोग कवर कर रहे हैं उससे नहीं, सिर्फ पिरामिड के बारे में बता रहा है कि एक बुक है द अल्केमिस्ट, तो आपको अगर वक्त मिलेगा तो उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अच्छी बुक है, तो आपको कुछ तो उससे सीखने को ज़रूर मिलेगा। राइट, चलें आते हैं वापस यहाँ पर। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्ब्स नोन एज पिरामिड। उन्होंने क्या किया कि ह्यूज टॉम्ब्स यानी बड़े बड़े वो मकबरे भी बनवाए उन्होंने, पिरामिड जिसका नाम था। ठीक है, तो जब वो मरते थे, जब उनका इंतकाल होता था, तो द बॉडीज ऑफ किंग्स, जो राजा थे उनकी बॉडीज को, उनकी जो लाश होती थी उसको वो प्रिजर्व करते थे और उसी पिरामिड में बरी करते थे, दफनाते थे। ओके, दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड बॉडीज आर नोन एज ममीज। तो उस बॉडी को जो केयरफुली प्रिजर्व किया गया था उसको ममीज कहा जाता है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद देम, और काफी सारे ऑब्जेक्ट्स भी उनके साथ बरी किए जाते थे, दफनाए जाते थे। दीज इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स। तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी? खाने पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, हीरे जवाहरात वगैरह भी। ठीक है, मतलब जो उनके इस्तेमाल के थे, ऑर्नामेंट्स वो हो गए, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन वगैरह, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या हथियार वगैरह, एंड एनिमल्स, जानवर वगैरह। ओके, पॉइंट नंबर 5 है, समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वीमेन वर बरीड विद द रूलर। यानी कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो उनके साथ रहते थे, जो सर्व करते थे, उन देविकाएं यानी जो सर्विंग मेन एंड वुमेन होते थे, उनको भी उनके साथ दफनाया जाता था। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट एलैबोरेट बरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। बताया गया है कि जैसे यहाँ पर मेंशन है पॉइंट नंबर 5 में, समटाइम्स इवन सर्विंग मेन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर्स। इसके पहले वाले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें भी, काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स भी साथ में उनको दफनाया जाता था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आखिरी में कि दुनिया के हिस्ट्री में, दुनिया के इतिहास में जो लाश होता था उसको दफनाने की जो परंपरा देखी गई है, उसमें मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ठीक है, दीज वर अमंगस्ट द मोस्ट एलैबोरेट बरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री।
अच्छा, पिरामिड की बात हम लोगों ने की थी, तो यहाँ पर आप पिरामिड का इमेज देख सकते हैं, इजिप्शियन टॉम्ब वेयर ममीज आर बरीड। ठीक है, ये एक मिस्र का मकबरा होता है जहाँ पर ममीज दफनाया जाता है। ममीज किसको कहते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि जो केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज होती हैं उसको हम लोग ममीज कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले लाइन में, पॉइंट नंबर 4 में। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का बचा हुआ जो हिस्सा है वो भी कवर कर लिया। ओके, तो आपसे ये गुजारिश है कि मन लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है, और नोट्स को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।